की सुर्खियों पर। टाटा फुटबॉल अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे 14 खिलाड़ियों का हुआ पास आउट। 1997 से फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहा टाटा फुटबॉल अकादमी अब तक 250 खिलाड़ियों से अधिक को ट्रेनिंग दे चुका है। फुटबॉल अकादमी टाटा फुटबॉल अकादमी में ट्रेनिंग पाने वाले 148 प्लेयर कर चुके हैं इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व। आरका जैन यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल ने कहा, जब तक झारखंड में रहूंगा शिक्षा प्रणाली को करूंगा बेहतर। लिफाफा खोलना अथवा ना खोलना मुझ पर है निर्भर। कार्यक्रम में कॉलेज के टॉपर को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया राज्यपाल ने। हॉर्टिकल्चर कॉलेज के संजय नदी में डूबे दोनों छात्रों की नहीं मिली लाश। 2 दिनों के प्रयास के बावजूद लाश ढूंढने में कामयाब नहीं हुई एनडीआरएफ की टीम। डूबने वाले छात्रों में चतरा का रंजन कुमार सिंह व दुक्का का सचिन किस्कू शामिल। रविवार को नदी में नहाने और एक दूसरे को बचाने के क्रम में डूब गए दोनों छात्र। आइए बात करते हैं टाटा फुटबॉल अकादमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके 14 प्लेयरों के पास आउट होने की। टाटा फुटबॉल अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे 14 फुटबॉलरों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज उनका पास आउट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक छोटा सा समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर टाटा स्टील कोऑपरेटिव सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी भी उपस्थित थे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चाणक्य चौधरी ने बताया कि टाटा फुटबॉल अकादमी इस बात का प्रयास कर रही है कि लड़कियों को भी फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग देकर उन्हें अच्छे से अच्छा प्लेयर बनाया जाए, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सबसे पहले लड़कियों के छात्रावास की व्यवस्था करनी होगी, पिच भी अलग से बनाने होंगे, जिसकी प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि टाटा फुटबॉल अकादमी की कैपेसिटी 30 से 40 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की है। इस बार अब तक 10 लड़कों का चुनाव किया जा चुका है। चुनाव की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि टाटा फुटबॉल अकादमी इस बात का प्रयास करती है कि ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों की पूरी सीट भरी रहे, यानी 30 से 40 छात्रों का सिलेक्शन प्रति वर्ष हो और उन्हें बेहतर ट्रेनिंग देकर एक अच्छा फुटबॉलर बनाया जाए, ताकि वे एक बेहतर खिलाड़ी बनकर देश का प्रतिनिधित्व कर सके। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए कन्वोकेशन टाटा फुटबॉल अकेडमी का 14th कन्वोकेशन, जो कि ये टाटा फुटबॉल अकेडमी आप जानते हैं 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी और अब तक तकरीबन 250 बच्चे यहाँ से पास कर चुके हैं, जिसमें से कि मैं आपको अप्रॉक्सीमेट नंबर दे रहा हूँ। 252 कैंडिडेट्स हैं वैसे जो पास किए हैं, 148 हैं जो इंडियन टीम में खेले हैं एंड काफ़ी उनमें से कैप्टन भी रहे हैं, गोलकीपर्स भी रहे हैं और नाम भी बहुत अपने लिए बनाए, देश के लिए बनाए, टाटा फुटबॉल अकेडमी के लिए बनाए। उसी में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 23 कैडेट्स पास हुए हैं 2022 में। बीच में थोड़ा स्लो हो गया था बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और हमें खुशी है कि अब अपॉर्चुनिटीज भी बच्चों के लिए बढ़ रही हैं। जो लोग परस्यू करना चाहेंगे फुटबॉल को ही, उनके लिए भी तो पूरे चांस हैं। आईएसएल भी है, इंडियन टीम के लिए भी जा सकते हैं और जो लोग कोच बनना चाहते हैं या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं या कुछ और प्रोफेशन भी करना चाहते हैं, उन सब की भी ओपनिंग मिलती है। और टाटा फुटबॉल अकेडमी एक ऐसी अकेडमी रही है जो अपने लिए बहुत इसने नाम बनाया है और इसको देखने के बाद लोगों ने और अकेडमीज़ खोली हैं और हर साल अब एक असेसमेंट होती है एकेडमीज़ की, रेटिंग मिलती है, स्टार रेटिंग्स। खुशी है कि हमारी 4 स्टार रेटिंग रही है पिछले 2 साल में और हमारा एम यही है कि हम इसको 5 स्टार रेटिंग तक लेके जाएं। सो आज इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं क्योंकि 5 स्टार रेटिंग का एक रिक्वायरमेंट वो भी है कि लड़कियों के लिए भी होना चाहिए। थोड़ा सा मामला स्लो इसलिए हो गया क्योंकि पेंडेमिक में हम लोग नॉर्मली 30 से 40 बच्चे रखने की यहाँ क्षमता रखते हैं हमारी अकेडमी में। आप देखें 23 पास आउट हुए हैं और अब नया बैच का सिलेक्शन चल रहा है। 10 बच्चे ऑलरेडी हमको मिले हैं, उसके अलावा भी हम 20 और बच्चे ले आ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट एम ये है कि हम बॉयज़ सेक्शन को पूरा फुल रखें एंड उसके बाद अभी पूरी स्पोर्ट्स की टीम मिल के ये देख रही है, क्योंकि सिलेक्शन लड़कियों का करना ही नहीं ज़रूरी है, उनके लिए हॉस्टल कहाँ होगा, पिच फुटबॉल की कहाँ रहेगी, वो सब अभी प्लानिंग शुरू हुई है और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान रेडी हो जाएगा उसके बाद ही हम कुछ गर्ल्स के लिए कर पाएंगे। आइए बात करते हैं आरका जैन विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की। सरायकेला जिले के कमरिया प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर स्थित आरका जैन विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में झारखंड के
से शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को उपाधि समेत गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। सोमवार को गमरिया स्थित आर्का जैन विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत में शामिल होने पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस को पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पारंपरिक नृत्य संगीत से राज्यपाल का अभिनंदन करते हुए उन्हें मंच पर आसीन कराया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल ने आर्का जैन विश्वविद्यालय के 31 छात्र छात्राओं को उपाधि और टॉपर छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। 4 पीएचडी स्कॉलर छात्रों को डॉक्टर की उपाधि दी गई। इसके अलावा कुल 1800 छात्र छात्राओं के बीच डिग्री सर्टिफिकेट बांटे गए। दीक्षांत समारोह में सम्मानित अतिथियों में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, पश्चिमी सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, आर्का जैन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस रज्जी मुख्य रूप से शामिल रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि राज्य में क्वालिटी नहीं क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन स्थापित हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रणाली के संबंध में कहा कि अक्सर सुनने को मिलता है कि निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती और छात्रों को सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास होगा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य में ही मिले ताकि राज्य के छात्रों को शिक्षा के लिए पलायन ना करना पड़े। जब तक वे झारखंड में रहेंगे तब तक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर करने का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि विगत 6 महीने के अंतराल में इन्होंने 400 से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां विश्वविद्यालय स्तर पर की हैं। इन्होंने कहा कि जब पदभार संभाला तब 42 विश्वविद्यालयों में प्रिंसिपल नहीं थे। कई विश्वविद्यालयों में एग्जाम कंट्रोलर की कमी थी, एक्टिंग कुलपति कार्यरत थे। इन सभी कमी को देखते हुए पदों पर पूर्णकालिक नियुक्तियां भी की गई हैं। दीक्षांत समारोह के उपरांत पत्रकारों द्वारा राज्यपाल रमेश बैस से निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए लिफाफे को नहीं खोले जाने के मुद्दे पर सवाल पूछने पर राज्यपाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार से उनकी कोई तकरार नहीं है, वे एक संवैधानिक पद पर आसीन हैं। राज्यपाल ने कहा कि लिफाफा खोलना केवल मुझ पर ही निर्भर करता है। आज मैं यहाँ कन्वोकेशन में आया था। आर्का जैन यूनिवर्सिटी का आज दीक्षांत समारोह। कोई भी दीक्षांत समारोह यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जीवन के लिए एक ऐसा भावुक पल रहता है जिसका वो हमेशा इंतजार करते हैं। जिन्होंने मेहनत की है उनको डिग्री मिल रहा है जिससे वो बहुत खुश होते हैं। उनके अभिभावक, उनके गुरुजन सभी बहुत खुश होते हैं। कोई भी कन्वोकेशन में हमेशा मैं तो एक बात कहता हूँ कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में ध्यान दिया जाए। जैसा कि कई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में शिकायतें आती है, सुनने में भी आता है कि क्लासेस नहीं होती, बच्चे पढ़ते नहीं लेकिन डिग्री बढ़ जाती है। ऐसा कई प्रदेशों से भी उदाहरण मिले हैं। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मेरी जवाबदारी यहाँ के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो कमियां हैं उसको दूर कर यहाँ के स्टैंडर्ड को सुधारा जाए ताकि यहाँ के विद्यार्थी प्रदेश छोड़कर बाहर पढ़ने न जाए। यह मेरी हमेशा से प्रयास रहेगा और जब तक मैं झारखंड में हूँ यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को मैं ठीक करने का पेन पावर का बहुत कम था। मैं जब आया तो उस समय 42 कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं थे। यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिंग वाइस चांसलर थे, कई जगह रजिस्ट्रार नहीं थे, कई जगह एग्ज़ाम कंट्रोलर नहीं थे, प्रोफेसर और लेक्चरर की काफ़ी कमियां थी। 32% में हम काम कर रहे थे, लेकिन जेपीएससी में एग्ज़ाम नहीं होने के कारण ये नियुक्तियां रुकी हुई थी। मेरे आने के बाद वहाँ पर सदस्यों के सदस्य नहीं थे, जेपीएससी में सदस्य की नियुक्ति हुई और वहाँ पर एग्ज़ाम चालू हुए और मुझे खुशी है कि 5-6 महीने के अंदर मैंने करीब 400 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करवा दी है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो कॉलेज में जो कमियां हैं उसको दूर। बात करते हैं चाईबासा संजय नदी में नहाने गए हॉर्टिकल्चर कॉलेज के 2 छात्रों की डूबने से हुई मौत की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी के हॉर्टिकल्चर कॉलेज के 2 छात्रों की रविवार को संजय नदी में नहाने के क्रम में डूबने से मौत हो गई है।
नदी में डूबे दोनों छात्रों के शवों की खोज की जा रही है, लेकिन अब तक दोनों का शव नहीं मिला है। बताते चले कि रविवार को कॉलेज के कई छात्र चाईबासा संजय नदी की ओर घूमने गए थे, लेकिन नदी का पानी देखकर चतरा का रंजन कुमार सिंह और सहपाठी दुमका के सचिन किस्कू के साथ नदी में नहाने लगा। इस दौरान रंजन कुमार सिंह नदी में डूबने लगा। नदी में रंजन के साथ ही नहा रहा सचिन उसे बचाने की कोशिश करने लगा। इसी क्रम में रंजन ने सचिन को पकड़ लिया और दोनों गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद शाम तक ग्रामीणों की सहायता से नदी में दोनों की खोजबीन की गई, लेकिन दोनों का शव नहीं मिल पाया। सोमवार को प्रशासन द्वारा शवों की बरामदगी के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, लेकिन घंटों प्रयास के बावजूद एनडीआरएफ की टीम को कामयाबी नहीं मिली, यानी छात्रों के शव नहीं मिल पाए हैं। आगे का प्रयास जारी है। लोगों का कहना है कि दोनों के शव पानी की धार के साथ बहकर दूर निकल गए होंगे, अथवा शव आसपास पत्थर में फंसे होंगे तो फूलने के बाद ऊपर आ सकते हैं। बात करते हैं हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर शुरू की गई आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर राज्य में एक नई योजना की शुरुआत की है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की आज जिला उपायुक्त विजया जाधव ने घोषणा की। सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इसे लेकर सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी शुरुआत जमशेदपुर में पूरे धूमधाम से की गई। इस मौके पर डीपीआरओ ऑफिस और डीसी ऑफिस में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने छऊ नृत्य का भरपूर आनंद उठाया। वहीं इस मौके पर डीसी विजया जाधव ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। जिले के सभी प्रखंडों में ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लाभुकों को उनकी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आवेदन भी लिए जाएंगे और उनका निष्पादन भी किया जाएगा। लोगों को सरकारी योजना के बारे में जानकारी मिलेगी और जिन जिन शिविरों में ये स्थानों पे शिविर लगाया जाएगा वहाँ इस तरह से छऊ नृत्य हो गया या पथनाट्य हो गया, इस तरह से नाट्य कलाकृति के द्वारा सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। हमने लगभग सभी 11 प्रखंडों में इन योजनाओं की और शिविरों की जानकारी देने के फ्लेक्स लगाए हैं। 11 शिविरों में प्रत्येक दिन ये नुक्कड़ नाटक की टीम काम करेगी और ऑलमोस्ट बहुत सारे हमने प्रिंट पैम्पलेट्स छापे हुए हैं, जिसमें हर एक योजना वार हमने जिंगल्स भी बनाए हैं और पैम्पलेट्स के द्वारा हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए अपील भी कर रहे हैं। जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी, सावित्रीबाई फुले किशोरी जो योजना है बालिकाओं के लिए उस योजना का फॉर्म भरना, जिसमें 8वीं पास या 18 साल के ऊपर की लड़कियाँ एलिजिबल है, ग्रीन कार्ड में नाम जोड़ना, राशन कार्ड रिलेटेड जितने भी काम हैं उन शिविरों में किए जाएंगे। रोजगार सृजन योजना, पशुधन योजना, मनरेगा के तहत प्रत्येक गाँव में 5 नए योजनाओं का चयन, ऐसे अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ इन शिविरों में किया जा रहा है, जिसमें लोगों तक ये योजनाएं दी जाएगी, लोगों का पार्टिसिपेशन और इस पार्टिसिपेशन को ज़्यादा सघन बनाने के लिए हमने एक अच्छे PRD टीम को आज लॉन्च किया है। ये गाड़ी हर प्रखंड में घूमेगी और ये नृत्य करके लोगों का निर्णय पोषण करके लोगों का शिविर। आइए बात करते हैं सरायकेला जिले के बगराईसाई में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय ऋण वितरण समारोह की। सरायकेला जिले के बगराईसाई में राज्य स्तरीय ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक मिहिर मिश्रा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार बिष्ट, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन पीयूष भट्ट उपस्थित रहे। आज राज्य स्तरीय संयुक्त ऋण वितरण समारोह का आयोजन सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के बगराईसाई में नाबार्ड और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के सहयोग से किया गया।
ज्ञात हो कि नाबार्ड के पूरे झारखंड में JRGB को 5000 JLG के संवर्धन और वित्तपोषण को मंजूरी दी है। आज के राज्य स्तरीय क्रेडिट कैंप में JRGB द्वारा 1015 JLG के बीच 20.30 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई, जिससे झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों के 4020 किसानों और कारीगर लाभान्वित होंगे। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार बिष्ट ने बताया कि JLG के माध्यम से सावधि ऋण पोषण से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण और उद्यमिता विकास को बढ़ावा मिलने की अपार संभावनाएं हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक मिहिर मिश्रा ने नाबार्ड के सहयोग से JRGB द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इसके अलावा झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन पीयूष भट्ट ने कहा कि JRGB ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु हर संभव प्रयास जारी रखेगा। नाबार्ड की ओर से बहुत सारी योजनाएं हैं, बट आज जिस प्रोग्राम के तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये ग्रामीण बैंक का जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जो प्रोग्राम है, उसमें ऋण वितरण समारोह है। नाबार्ड ने जो 43 हमारे ग्रामीण बैंक हैं जो पूरे भारत में चल रहे हैं, उनके सबके साथ जो है हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है, MOU हुआ है, जिसके तहत वो लोग JLG का प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें से सबसे अव्वल बैंक के रूप में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का कार्य है। और पिछले 3 महीने के दौरान ही उन्होंने मोर देन 1000 JLG ग्रुप के साथ जो है उनको वित्त पोषित किया है। आज उनका प्रतिकात्मक चेक उनको जो है दिया गया है। और ये झारखंड राज्य के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ही समय में एक बैंक ने जो है 20 करोड़ के ऊपर का ऋण वितरण जो है इस कार्यक्रम के तहत किया। और ये जो किया गया है, ये नाबार्ड की जो योजना है उसके तहत। देखिए, इस जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में क्या होता है कि 4 से 10 व्यक्ति होते हैं जिनको जो है छोटे छोटे सूक्ष्म जो ऋण है उसकी आवश्यकता होती है। तो 50,000 से लेके 1 लाख या 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और इसमें कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र के जो भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे आर्टिजन्स का काम हो, एग्रीकल्चर का हो, KCC का हो, डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, हॉर्टिकल्चर, सब तरह के काम के लिए मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माइक्रो फाइनेंस में एक बहुत ही अभिनव योजना है, अभिनव जो है काम हुआ है, और उसमें इस ग्रामीण बैंक ने बहुत अच्छा किया। आगे की योजना ये है कि सबसे पहले तो ग्रामीण बैंक को 5000 का लक्ष्य दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3-4 माह में ये काम होगा पूरा। और नाबार्ड ग्रामीण बैंक को ध्यान में रखते हुए अन्य बहुत सारे बैंकों के साथ भी इस प्रकार के हम लोग कर रहे हैं। और नाबार्ड की जो योजनाएं हैं, जैसे वाटरशेड की योजना है, FPOs हैं, SHGs हैं, उनमें से जो अच्छे ग्राहक हैं उनका हम लोग JLG ग्रुप बनवाने के लिए आपको प्रेरित हम लोगों ने किया है। और इस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक कम से कम 6 से 7 हज़ार इस प्रकार की जो ग्रुप्स हैं उसका जो है वित्त पोषण हो जाए। इसलिए हमारा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और हमारे बाकी जो अलग ग्रामीण बैंक भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से प्रायोजित है, इनका प्रमुख काम यही होता है कि रूरल और सेमी अर्बन, मतलब गाँव वाले और छोटे शहर वाले जो एरिया है, उनमें लोगों को मतलब इकोनॉमिकल स्टेटस जो है, उनके रोजगार की क्षमता है, उनको काम करने का जो तरीका है, उसमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। ये तो नॉर्मली हर दिन ये लोन वितरण किया जाता है, तो ये एक प्रोग्राम होने से होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और अभी हमारे झारखंड ग्रामीण बैंक ने 1 साल में अपना लोन बुक में 30% का बढ़ोतरी किया है, जबकि सारे भारत में लोन बुक आपका मैक्सिमम 10% ग्रो हो पा रहा है। तो ये 3 गुना ज़्यादा काम किया है भारत के हिसाब से। ग्रामीण क्षेत्र को महिला को तभी फायदा होता है तो उनका इनकम में कितना बेनिफिट होता है। बैंक का जो कारण है वो काम होता है, वो लोगों को ऋण वितरण करने का होता है, जो लेके वो अपना काम में लगाएंगे, कोई अर्थकारी काम में लगाएंगे, तो उसमें जो पैसा उनको बढ़ेगा, उनका जो इनकम में वृद्धि होगी, उनका जो आय में कमाई में बढ़ेगी, उसी के हिसाब से उनका फायदा होगा। ये बैंक के हिसाब से जो है ये लोन दिए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं तो अगर सही ढंग से वो अगर काम में लगाएं तो निश्चित रूप से उनसे उनको फायदा मिलेगा। देखिए, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक झारखंड के पूरे राज्य में फैला हुआ है और हमारा दायित्व है कि हम पूरे झारखंड को कितना और प्रगति की तरफ ले जाएं। तो हमारी 442 शाखा है, हमने ये नाबार्ड के साथ और स्टेट बैंक के सहयोग के साथ
आज का जो प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि ऐसे 5000 महिला समूह को हम फाइनेंस करें। वैसे देखें तो हम ऑलरेडी 1.5 लाख महिला समूह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आजीविका के माध्यम से हमारे साथ लगे हुए हैं। तो 15 लाख महिलाएं ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। बट आज हम चाहते हैं कि महिलाएं अपना काम जो है प्रोडक्टिव पर्पस पर लगाएं, जिससे पैसा और कमा सके और अपने फैमिली को मजबूती दे सके। तो महिलाएं अगर अग्रसर होगी तो शिक्षा और हेल्थ के मामले में भी अपने फैमिली को और ज़्यादा मजबूती देगी। और आप देखेंगे कि झारखंड में 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। पूरे देश में अगर देखेंगे तो भी महिलाओं का भागीदारी काफ़ी है। बट वो महिलाएं अगर आगे आए और प्रोडक्टिव पर्पस में, जहाँ पे इनकम जनरेशन के साधन के रूप में अगर काम करेगी, तो मुझे लगता है कि झारखंड को प्रगति करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज वो पहला प्रयास है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे स्टेट बैंक के चीफ जनरल मैनेजर और नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर को, यहाँ पे हमारे साथ सहयोग किया और हमको ये मौका दिया कि हम और ज़्यादा प्रगति से आगे बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं जम्बो अखाड़ा समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे गरीब लोगों के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम की। जम्बो अखाड़ा समिति भालूपासा 25 नवंबर 2022 को गरीब और असहाय लोगों के लिए एक सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रहा है। विवाह के लिए इच्छुक जोड़े 10 नवंबर 2022 तक जम्बो अखाड़ा समिति में पहले अपना निबंधन कराएंगे। निबंधित जोड़े में से कम और अधिकतम 7 जोड़ों का चयन किया जाएगा। बताते चले कि सोमवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जम्बो अखाड़ा समिति के संरक्षक बंटी सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निबंधन के समय सभी जोड़ों को आपसी सहमति का एक शपथ पत्र न्यायालय से कराकर जमा करना होगा। साथ ही न्यायालय में भी समिति द्वारा इस विवाह के निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 5 जोड़े और अधिकतम 7 जोड़ों को शामिल किया जाएगा। इसका चयन निबंधन में प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाएगा। बंटी सिंह ने बताया कि शादी समारोह में जम्बो अखाड़ा समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य एवं शहर के प्रमुख समाज सेवियों के साथ साथ गणमान्य लोग शामिल होंगे। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में बंटी सिंह के अलावा ब्रज किशोर सिंह सचिव, मधुसूदन गोस्वामी लाइसेंसी, रणवीर मंडल, राजू साहू, काकुली मुखर्जी, आरती मुखर्जी, रंजीता रॉय, विजय सिंह, रवि विश्वनाथ, केशव राव, संजय जायसवाल और पंकज उपाध्याय सहित 50 सदस्य उपस्थित थे। आज श्री श्री बजरंग विजय मंदिर जम्बू अखाड़ा के तत्वाधान में संवाददाता सम्मेलन को आयोजित किया गया है और पहली बार इस मंदिर परिसर में इस मंदिर समिति की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन आगामी दिनांक 25 नवंबर 2022 को किया जाएगा। इस विवाह समारोह में विशेषकर असमर्थ एवं असहाय परिवार को ही इसमें सम्मिलित किया जाएगा और दोनों परिवार यानी वर वधू दोनों पक्ष के रजामंदी से कोर्ट के द्वारा एफिडेविट बनाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस मंदिर प्रांगण में विवाह को संपन्न किया जाएगा और साथ ही साथ कोर्ट मैरिज भी इनका कराया जाएगा। लगभग 5 से 7 जोड़े को हम लोगों ने निर्णय लिया है विवाह कराने का और साथ ही साथ इसमें हम लोग 10 नवंबर तक जिन्हें इस विवाह हमारे यहाँ विवाह कराना है, सामूहिक विवाह में सम्मिलित होना है, उन परिवार को हमारे यहाँ 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेना है। दीपावली के बाद रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगी और यथासंभव दोनों परिवार को जो भी सामग्री, जो भी भेंट, जो जैसा होता है एक नॉर्मल परिवार में, उससे हम लोग साधारण परिवार का विवाह संपन्न कराने का जी। ये शादी दोपहर में होगी और बारात का नहीं, दोनों परिवार से 15 या 20 लोग रहेंगे। एक परिवार से 15, दूसरे परिवार से भी 15 या 20 लोग रहेंगे और
अखाड़ा समिति के भी सभी के परिवार के लोग उपस्थित रहेंगे, पदाधिकारी के परिवार उपस्थित रहेंगे। बात करते हैं उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान और अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किए जाने की। उत्पाद विभाग की टीम द्वारा पिछले कुछ दिनों से चलाए जा रहे अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान के क्रम में गोविंदपुर क्षेत्र में आज छापा मारा गया। पुलिस के पहुंचने की भनक मिलते ही चुलाई अड्डे पर भगदड़ मच गई। चुलाई का काम कर रहे शराब बनाने वाले मौके से भागने में सफल हो गए। बताते चले कि सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार गोविंदपुर थाना अंतर्गत दुखुड़ी खुरलुंग नाला के किनारे उत्पाद विभाग ने छापामारी कर एक अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। शराब चुलाई हेतु भट्टी के इर्द गिर्द रखे गए 3000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया तथा बना हुआ अवैध महुआ 80 लीटर चुलाई शराब बरामद कर जब्त किया गया। सहायक आयुक्त के मुताबिक अवैध महुआ शराब चुलाई कर्ता के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।